नमस्कार, आवाज एट 9 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने के मामले में कन्हैया कुमार को हाईकोर्ट ने दी जमानत। अदालत ने कहा कन्हैया को सही रास्ता दिखाएं यूनिवर्सिटी के शिक्षक। ईपीएफ पर अब वित्त मंत्री को देनी पड़ी सफाई। देश भर में ईपीएफ पर टैक्स लगाने का हो रहा है जोरदार विरोध। बजट में सोने और हीरे के गहनों पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के खिलाफ ज्वेलर्स ने शुरू की 3 दिन की हड़ताल। मांग न माने जाने पर बेमियादी बंद की चेतावनी। मोदी जी की फेयर एंड लवली योजना आई है, काले पैसे को आप गोरा कर सकते हो। काले धन पर सरकार की स्कीम पर राहुल गांधी ने ली चुटकी। कहा ये मोदी जी की फेयर एंड लवली स्कीम काले धन को गोरा बनाने का मौका दे रही है सरकार। बाजार में आज भी रही जोरदार तेजी। बैंक शेयरों ने दिखाया शानदार दम। 2 दिनों में सेंसेक्स 1250 पॉइंट चढ़ा। अब तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज बाजार के साथ, क्योंकि बजट ने बाजार में जैसी नई जान फूंक दी है उसके बाद बाजार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बजट के बाद लगातार आज दूसरा दिन रहा कि बाजार में बहार देखने को मिली। आज सेंसेक्स 463 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है तो निफ्टी भी 7368 के पार चला गया है। 2 दिनों में सेंसेक्स 1250 पॉइंट चढ़ चुका है। बुधवार को भी बाजार में इस तेजी के हीरो बैंक निफ्टी ही रहा। बैंक निफ्टी में आज 4.5% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है तो मिड कैप भी आज 2% ऊपर रहे। बैंकिंग शेयर जैसा हमने कहा सबसे ज्यादा उन्होंने दम दिखाया है। तो आज के पूरे बाजार को अब विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ गए सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी। अनिल जी, दूसरे दिन भी आज बाजार में हमने देखा तेजी रही शानदार। आज की तेजी की सबसे बड़ी वजह क्या दिखी आपको? बजट के बाद से बाजार का मूड बदलता हुआ नजर आ रहा है। ग्लोबल मार्केट जो मजबूती दिखा रहे हैं उसका पूरा फायदा आज भारतीय बाजारों ने उठाया। जिस तरह की दमदार शुरुआत हुई एशियाई बाजारों में और अमेरिकी बाजार चढ़कर बंद हुए उससे भारतीय बाजारों को सहारा मिला। लेकिन इसके साथ ही कल के सेशन में भारतीय बाजारों में कैश मार्केट में और वायदा कारोबार में दोनों में एफआईज की तरफ से दमदार खरीदारी के आंकड़ा है और उससे ट्रेडर्स का मूड और सेंटीमेंट काफी बदलता हुआ नजर आया। इसके अलावा अगर आप देखें तो बैंकिंग शेयरों को लेकर फिर से पॉजिटिव खबरें आती हुई दिखी। बैंक्स के एसेट को रिवैल्यू करने के लिए जो आरबीआई ने कल देर शाम नियमों की घोषणा की उससे बैंकिंग शेयरों में दमदार तेजी बनी। अब रुपए की मजबूती भी लगातार बरकरार है। आज भी करेंसी मार्केट में मजबूती छाई रही जिससे बाजार का सेंटीमेंट सुधरा और साथ ही आज 7250 को पार करने के बाद निफ्टी जिस तरह से टिका और एक भी बार उसके नीचे नहीं गया, दमदार शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखी क्योंकि इस लेवल पर सबकी नजर थी कि यहां से ब्रेकआउट होगा। और आप देख सकते हैं सेंसेक्स और निफ्टी दिन के उच्चतम स्तरों के आसपास जाकर बंद होने में कामयाब रहे। बेहद शानदार खरीदारी वहां पर होती दिखी। अच्छी बात यह थी कि आज मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी दमदार खरीदारी होती दिखी। लेकिन आज फिर से स्टार परफॉर्मर बैंक निफ्टी था जहां पर 15,000 के पार निकलकर बैंक निफ्टी ने बेहद शानदार क्लोजिंग दी और 4% से ज्यादा की मजबूती बैंक निफ्टी में होती हुई दिखी। और आप देख सकते हैं बढ़ने वाले शेयरों की तादाद 1200 के पार होती नजर आई। जलील जी, तो आज बैंकिंग शेयर तो हीरो रही, लेकिन उनके अलावा और कौन से शेयर थे सेक्टर से जहां सबसे ज्यादा एक्शन रहा जिसने बाजार को शानदार मजबूती दी है? ये पूरी तरह से एक्शन को लीड तो बैंकिंग शेयरों ने ही किया, इसमें कोई डाउट ही नहीं और यहीं से तेजी बनती हुई नजर आई। तो आप देखिए सरकारी बैंक ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब एसबीआई जैसे दिग्गज डबल डिजिट में 12% चढ़कर बंद हो। पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा तो मजबूत है ही, लेकिन छोटे सरकारी बैंकों को देखिए, कॉर्पोरेशन बैंक, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक 8 से 12% की तेजी यहां बनी है। अब प्राइवेट बैंक भी पीछे नहीं थे। आईसीआईसीआई, यस, एक्सिस, तीनों दिग्गजों को देखिए अच्छी तेजी। इसके अलावा कोटक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस, इंडसइंड, ये सारे के सारे शेयर बड़ी मजबूती के साथ बंद हुए। अच्छा, ऑयल एंड गैस स्पेस के शेयर ये निफ्टी में अपना वजन काफी रखते हैं। केन, रिलायंस और ओएनजीसी को देखिए यहां से तेजी बनती हुई दिखी है। आईटी शेयर भी आज फिर से खरीदारी दिखाते नजर आए, खासतौर से टेक महिंद्रा देखिए 6% ऊपर, एचसीएल टेक और इन्फी भी मजबूत है। मेटल शेयरों में बड़ी चमक दिखी ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती के साथ। हिंडाल्को 7% चढ़कर बंद हुआ। आज टाटा स्टील में भी अच्छी खरीदारी लौटती नजर आई। अब फार्मा शेयरों पर नजर रखिए, खासतौर से मिड कैप फार्मा शेयरों के लिए आज बेहद बेहतरीन दिन था क्योंकि यहां पर देखिए वोखार्ड ने 10% की छलांग लगाई। स्ट्राइड्स, मार्क्सन जैसे शेयरों में भी अच्छी खरीदारी हुई और रियल्टी शेयरों में जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग, डीएलएफ में अच्छी खरीदारी होती दिखी। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट भी मजबूती के साथ बंद हुआ। निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों का जिक्र करें तो अदानी पोर्ट, भेल और मारुति आज बेहतरीन मजबूती के साथ बंद हुए। वहीं कमजोरी दिखी महिंद्रा एंड महिंद्रा, सन फार्मा और कुछ हद तक कोल इंडिया में।
जी बहुत शुक्रिया अनिल जी इस मार्केट अपडेट के लिए। तो बढ़िया शानदार तेजी बाजार में, सेंसेक्स जैसा हमने आपको बताया 2 दिन में 1250 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ है। इधर लगे हाथ आपको बाजार की एक और अहम खबर बता दें, सेबी ने कैस्टर वायदा में गड़बड़ी करने वाले 16 ब्रोकर्स को सिक्योरिटी मार्केट्स में कारोबार करने पर रोक लगा दी है। जिन ब्रोकर्स पर रोक लगाई गई है उनमें रुचि ग्लोबल, मिड इंडिया कमोडिटीज, नीर ओसिन मल्टीट्रेड, इन्वेस्टमार्ट कमोडिटीज, लियो ग्लोबल, स्ट्राइड मल्टीट्रेड, विजय सराफ और सीसेन पॉलीमर्स जैसे नाम शामिल है। इन सभी ब्रोकर्स को वायदा में गड़बड़ी का दोषी पाया गया है। भारी गड़बड़ी के चलते जनवरी में सेबी ने कैस्टर वायदा पर रोक लगा दी थी। अब बात करते हैं ईपीएफ की, जिसे लेकर सरकार पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है और यही कारण है कि आज खुद वित्त मंत्री को सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा। हालांकि अभी देश भर में ईपीएफ पर टैक्स लगाने का जोरदार विरोध जारी है। In case of superannuation funds and recognized provident funds, including EPF, and the same norm of 40% of the corpus to be tax-free will apply in respects of corpus created out of contribution made after 1/4/2017. बजट में ईपीएफ पर टैक्स लगाने के ऐलान के बाद सरकार बैकफुट पर है। नाराजगी की आग सरकार तक पहुंची तो खुद वित्त मंत्री सामने आए, लेकिन सस्पेंस अब संसद में ही खत्म होगा। Parliament has the first right to know how we are treating some of those suggestions. So I am not in a position to make a response outside. Whatever response I have to give, I'll make in Parliament. सरकार की सोच अपनी है, लेकिन अच्छे दिन की आस टूटने से आक्रोश बढ़ गया है। लोग पूछ रहे हैं कि जिस पैसे को वो पेट काट कर बचाते हैं, उसका हिसाब आखिर सरकार क्यों करे। एम्प्लॉई पीएफ इसीलिए ऑप्ट करते हैं क्योंकि उनका एक्सपेक्टेशन होता है कि आफ्टर सम टाइम दे विल गेट दैट एज अ सेविंग, और अगर वो आज की डेट में आप टैक्सेबल कर देते हैं तो वैसे भी कुछ ज्यादा तो बचा नहीं। आपने उनकी सैलरी पे ऑलरेडी टैक्स काट रखा है, उसके बाद आप पीएफ पे भी टैक्स काट रहे हैं। आज आप अपनी गवर्नमेंट स्कीम इंट्रोड्यूस करते हो फॉर सोशल सिक्योरिटी पर्पज एंड देन यू मेक देम टैक्सेबल सम टाइम लेटर, तो डेफिनेटली दीज थिंग्स आर नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। ईपीएफ पर टैक्स की पहल को जानकार भी सरकार के लिए घाटे का सौदा बता रहे हैं। तो आउटकम गवर्नमेंट चाह रही है, जहां धीरे धीरे पेंशन की तरफ मतलब लोगों की राय बदले और ज्यादा से ज्यादा निवेश पेंशन स्कीम्स में करें, ये पता नहीं, हमें लगता है ये एक तरह से इट मे नॉट रियली प्रूव टू बी द राइट थिंग। आम आदमी ईपीएफ में ये सोचकर पैसा डालता है कि रिटायरमेंट के वक्त एक मकान खरीद लेगा, बेटी की शादी करेगा, लेकिन अब इस भविष्य निधि पर भी सरकार की नजर लगने पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि ईपीएफ को तो बख्श दो सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट। तो ईपीएफओ पर लोगों का गुस्सा जारी है। इधर किसान भी थोड़े नाराज हैं, क्योंकि बजट में किसानों पर फोकस रहा, इसलिए सबसे पहले यहां पर हमने जो बात की वो ईपीएफओ की, लेकिन अब बात करेंगे किसानों की। मोदी सरकार का दावा है कि 29 फरवरी को पेश किए गए बजट में किसानों की बड़ी चिंता है, लेकिन दिल्ली में बजट पर आयोजित फार्मर फोरम में किसान संगठनों ने सरकारी दावों की धज्जियां उड़ा दी। खुद आरएसएस से जुड़े भारतीय किसान संघ ने भी सरकार से कई सवाल पूछे हैं। For rural development as a whole, I have allocated rupees 87,765 crores in this budget. इस बजट को एक लाइन में समझना हो तो यूं कहा जाए कि अमीर से लो और गांव गरीब को दो। उम्मीद थी कि भले ही अमीर और मिडिल क्लास नाराज हो जाए, लेकिन कम से कम किसान तो खुश होगा। लेकिन कृषि से जुड़े लोग तो कुछ और ही कह रहे हैं। वो लैंडलेस लेबरर है जो डेली वेज के लिए ढूंढता है, उसको अपने आप ही एक एश्योर्ड इनकम मिलेगा इन सच अ वे कि उससे एसेट बिल्डिंग भी होगी। सो देयरफॉर नरेगा को अगर इरिगेशन और रोड बिल्डिंग के साथ लिंक कर दिया जाए तो बहुत ही अच्छा है। दूसरे तो छोड़िए, आरएसएस का किसान विंग यानी भारतीय किसान संघ भी सरकार की एमएसपी नीति पर सवाल उठा रहा है। एमएसपी के लिए जो खरीदारी के शॉप्स बनते हैं या समितियां हैं, वहां तक 40-50 किलोमीटर दूर तक जाना आज सामान्य छोटे किसान के लिए संभव नहीं है, और इसलिए एमएसपी और खरीदारी घोषित होने के बाद भी जब तक वो किसान के 10 किलोमीटर एरिया में खरीदारी की व्यवस्था नहीं होती है तो वो वास्तव में किसानों को लाभ नहीं मिलने वाला है उसका। भारतीय कृषक समाज का कहना है कि मोदी सरकार ने किसानों की सुध लेने में देर कर दी। ये जो पैसा है, जैसे कुएं खोदने के लिए और डेयरी के लिए, और ये सब जो पैसा सरकार ने दिया है, ये अगर पिछले साल मिला होता तो मेरे हिसाब से इस किसान की स्थिति इतनी बुरी नहीं होती।
यूपीए सरकार ने भी किसानों के पक्ष में खूब आंकड़े गिनाए थे। अब एनडीए सरकार भी यही कर रही है, लेकिन सत्ता परिवर्तन से पहले भी किसान खुदकुशी कर रहे थे और अब भी कर रहे हैं। आंकड़ों के आईने में तो किसानों की सूरत हमेशा अच्छी दिखती है। सवाल ये है कि क्या इस बार असलियत में भी सूरत बदलेगी? अर्नब वसावड़ा, दिल्ली। बजट में सोने और हीरे के गहनों पर एक्साइज लगाने का मामला भी अब बड़ा हो गया है। देश भर के ज्वेलर हड़ताल पर चले गए और धमकी दी है कि अगर इसे कम नहीं किया गया तो अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। बजट के बाद मुंबई के जवेरी बाजार में सन्नाटा छा गया। मुंबई के करीब 1 लाख ज्वेलर हड़ताल पर है। हमारे अंदर यही एक डर है कि हम रेवेन्यू देना चाहते हैं, लेकिन यह जो इनका इंस्पेक्टर राज है, हम इनको कभी भी हम सहन इनका करना नहीं चाहते हैं, तो हम इनसे जरूर दूर भागते हैं, एक्साइज ड्यूटी से दूर भागते हैं हम। देश के किसी भी हिस्से से ज्यादा अहमदाबाद में गहने बनाए जाते हैं। यहाँ के भी करीब 2 लाख ज्वेलर हड़ताल में शामिल हैं। 2 लाख से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है पूरे गुजरात के अलग अलग शहरों और गांवों को लेकर के, वो सारे इसमें जुड़े हुए हैं और ये एक्साइज का विरोध करने के लिए ये जो 3 दिन का हमारा जो टोकन स्ट्राइक हमने रखा है उसमें सब लोग जुड़े हुए हैं। दरअसल बजट में कहा गया है कि अब 6 करोड़ से ज्यादा के टर्नओवर वाले ज्वेलर्स को 1% की एक्साइज ड्यूटी भरनी होगी। यही नहीं, ब्रांडेड ज्वेलरी बनाने वालों को 12.5% एक्साइज देना होगा। इसी के विरोध में देश भर के ज्वेलर्स अब हड़ताल पर हैं। फिलहाल तो हड़ताल 3 दिनों की है, लेकिन ज्वेलर्स ने मांग नहीं माने जाने पर बेमियादी बंद की चेतावनी दी है। सवाल सिर्फ ज्वेलर्स का नहीं है, हड़ताल में होलसेलर्स और डिजाइनर्स भी शामिल हैं, क्योंकि वेंडर्स भी हड़ताल पर हैं। इसीलिए ऑनलाइन सेलर्स पर भी असर पड़ा है। ज्वेलरी यूनिटों में काम करने वाले मजदूरों के सामने तो रोजी रोटी की समस्या खड़ी हुई है। मुंबई से राधिका कुमार, नागपुर से रौनक कुकड़े के साथ मनीष देसाई, अहमदाबाद। और एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। आधार को कानूनी मान्यता देने वाला बिल कल लोकसभा में पेश किया जाएगा। सीएनबीसी आवाज की इस एक्सक्लूसिव खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, क्या डिटेल है आपके पास? हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि कल आधार को कानूनी मान्यता देने वाला बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा और इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। और इस पे जो एक सवाल उठा था कैबिनेट से मंजूरी कब मिलेगी, तो सूत्र हमें ये बता रहे हैं कैबिनेट से मंजूरी इसे मिल चुकी है, अब सिर्फ इसे लोकसभा में पेश किया जाना है। लोकसभा में कल पेश करके इसे तुरंत संसद के स्थायी लोकसभा के स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया जाएगा और बजट सत्र के दूसरे हिस्से में, यानी जब दूसरी बार बजट पास करने के लिए जब बजट सत्र बुलाया जाएगा, तब जाके इस बिल को पारित कराने की कोशिश की जाएगी। और इसके जरिए सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आधार को कानूनी मान्यता मिल जाएगी। आधार को कानूनी मान्यता मिलने के बाद सरकार जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है अलग अलग सामाजिक कल्याणकारी योजना में लागू करना चाहती है और उसमें आधार को जरूरी बना सकती है। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इस एक्सक्लूसिव खबर के लिए। तो कल आधार को मनी बिल के तौर पर पेश किया जा सकता है, जिसके बाद सरकार आधार कार्ड को कानूनी मान्यता के दायरे में ले आएगी। और यहां पर लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक के बाद जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने के मामले में कन्हैया कुमार को मिली है हाईकोर्ट से जमानत। पूरे डिटेल्स देखिए आगे। देशद्रोह के आरोप में जेल भेजे गए जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को अंतरिम जमानत दे दी गई है। कन्हैया को हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ ये जमानत दी है। कोर्ट ने माना कि देश विरोधी भावना छात्रों में फैल रही है, इससे बीमारी बनने से पहले रोकना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि अगले 6 महीने तक कन्हैया किसी देश विरोधी कार्यक्रम में नजर न आए। आज कोर्ट ने इंटरिम जमानत एक्यूज को दी है 6 महीने के लिए, सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। जो इन्वेस्टिगेशन आएगी और 6 महीने तक के लिए इनको जमानत मिली है। अभी फाइनल जमानत नहीं दी गई है, ये पिटीशन डिस्पोज ऑफ कर दी गई है। अगर इन्वेस्टिगेशन में कुछ और आता है देन वी हैव टू सी द टर्म्स ऑफ द ऑर्डर एंड अकॉर्डिंगली पुलिस विल एक्ट। सीपीआईएम के लीडर नीलोत्पल बासु कन्हैया की जमानत से खुश हैं। साथ ही उनका मानना है कि कन्हैया के साथ साजिश रची गई थी। This is one of the greatest news that I have come across, and I cannot say how happy we are, because we knew from the very beginning that there was a conspiracy, and some part of it is already coming out in the open, and more will follow.
संसद का एक और दिन आज हंगामे की भेंट चढ़ गया। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे से आज भिड़ते हुए दिखाई दिए। विपक्ष ने मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन दिया तो बीजेपी ने इशरत जहां मामले को लेकर कांग्रेस पर हमला तेज कर दिया है। वहीं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम को लेकर भी आज राज्यसभा में बवाल मचा। दरअसल इशरत जहां केस में एक पूर्व अफसर आरवीएस मनी ने कहा है कि उन्हें दूसरी एफिडेविट पर दस्तखत करने के लिए मजबूर किया गया था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उन्हें टॉर्चर किया गया। इससे पहले पूर्व गृह सचिव जीके पिल्लई ने भी इस पूरे मामले में राजनीतिक हस्तक्षेप और दबाव की बात कही थी। डांस बार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को तगड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि डांस बार में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया जाएगा और पुलिस थानों में किसी भी डांस बार का लाइव वीडियो नहीं दिखाया जाएगा। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि 15 तारीख तक डांस बार के मालिकों को लाइसेंस जारी किए जाएंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि डांस स्टेज के आसपास 3 फीट तक रेलिंग लगाई जाए ताकि डांसरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। पुरानी गाड़ियों को छोड़कर नई गाड़ियों की खरीद पर छूट की योजना पर सरकार की आखिरी मोहर जल्द ही लग सकती है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि इसे लेकर ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए इसे भेजा जाएगा। पॉलिसी में पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को बदलने पर एक्साइज ड्यूटी में 50% की छूट दी जाएगी। परिवहन मंत्री ने पहले ही 10 साल से पुराने वाहन को बदलने के लिए 1.5 लाख तक के इंसेंटिव देने का ऐलान किया था। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कारों की कीमतों में, क्योंकि जैसे ही बजट में ऐलान हुआ है ड्यूटी बढ़ाने का, रोज एक कंपनी कार की कीमतें बढ़ा रही है। आज मारुति ने भी अपनी कारें महंगी करने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले कल टाटा मोटर्स ने भी अपनी कारों की कीमतें बढ़ा दी थी। बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कारों पर इंफ्रासेस लगाने का ऐलान क्या किया, अगले दिन ही कार कंपनियों ने कीमतें बढ़ाने की घोषणा कर दी। टाटा मोटर्स ने अपनी सभी कारों की कीमतें बढ़ा दी हैं। ये बढ़ोतरी 2000 से लेकर 35,000 रुपए तक है। होंडा ने भी अपनी कारों के 3,000 से 80,000 तक महंगी होने की घोषणा कर डाली है। होंडा कार्स भी अपनी कारों की कीमतें 4 से 80,000 रुपए तक बढ़ाएगी। दूसरी कार कंपनियां भी सेस का बोझ कंज्यूमर पर डालने की तैयारी में है। My guess is that companies will pass on the entire burden of this cess to the customers. At a time when the market is already struggling to grow a little bit, I think this burden will be a deterrent to growth. So far, never fuel has come in as a way of putting levy, and I'm a little concerned that that might then lead to every year. In fact, the concern that I have is that every year when excise duties change, it creates a lot of discontinuity for us in the way our pricing is managed. So I'm not surprised with it. But the concern that I have though is that there is already a diesel vehicle tax indirectly. I think taxation is not the path or not the lever that should be used for reducing pollution. बजट में पेट्रोल, एलपीजी और सीएनजी कारों पर 1% का इंफ्रासेस लगाया गया है। डीजल की छोटी कारों पर 2.5% और बड़ी कारों पर 4% तक का सेस है। इसके अलावा अगर आप 10 लाख से ज्यादा की कार खरीदते हैं तो 1% लग्जरी टैक्स भी देना होगा। इसके बाद जहां मारुति की ऑल्टो करीब 2,500 रुपए महंगी होगी, वहीं स्विफ्ट पेट्रोल 7,500 रुपए तक महंगी हो जाएगी। स्विफ्ट डिजायर डीजल और हुंडई की ग्रैंड i10 की कीमत लगभग 15,000 रुपए तक बढ़ेगी। वहीं होंडा सिटी 30 से 50,000 रुपए तक महंगी होगी तो मर्सिडीज एस क्लास अब 4.5 से 5.5 लाख तक महंगी हो जाएगी। बजट में ऐलान किए गए टैक्स हालांकि 1 अप्रैल से लागू होंगे, लेकिन कार कंपनियों ने अभी से ही कीमतें बढ़ा दी हैं। रोहन सिंह, दिल्ली। पिछले 10 साल में भारत में 4 गुना अमीर या धन कुबेर बढ़ गए हैं। जी हां, नाइट फ्रैंक ग्लोबल रिपोर्ट का तो यही कहना है कि भारत में अमीर और ज्यादा होते जा रहे हैं और गरीब ज्यादा गरीब। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पिछले 10 साल में 330% अमीर बढ़ गए हैं, जबकि इस दरमियान दुनिया में अमीरों की बढ़ने की गति महज 68% रही है। रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि यह संख्या पिछले 10 सालों में दोगुनी हो जाएगी अगले 10 सालों में। चौंकाने वाला आंकड़ा यह भी है कि अल्ट्रा हाई नेटवर्थ यानी सुपर के हिसाब से भारत अभी 6ठे नंबर पर है और अनुमान है कि भारत 2025 तक अमेरिका, चीन और इंग्लैंड के बाद 4थे स्थान पर आ जाएगा। वैसे भारत में सबसे ज्यादा अमीर मुंबई में रहते हैं। और आवाज एट 9 में आज के लिए इतना ही, लेकिन कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।